गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा ख़ान। आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं जब भी बेर एक्ट पढ़ते हैं? सबसे पहले आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर हिंदू लॉ बेर एक्ट, क्योंकि जब भी पढ़ने बैठो इट इज़ एसेंशियल कि आप बेर एक्ट के साथ पढ़ें। हम लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग लॉ वाले हैं, तो बेर एक्ट के बिना कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए बेर एक्ट अपनी बाहर निकालिए आप जब भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, और साथ में हम लोग हिंदू लॉज पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो जो आपकी हिंदू लॉ की बेर एक्ट है उसमें टोटल 4 एक्ट दे रखे हैं आपके, उसमें से पहला ये है। आज हम लोग ये कवर अप करेंगे। तो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं कि विदर इट इज़ यूपी, बिहार, हरियाणा और डीजीएस एनी स्टेट, आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू उठा के देखो। जुडिशरी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पीवाईक्यूज़ देखो, प्री के देखो, मेंस के देखो। उसमें जब आप प्री के एमसीक्यू देखते हो, पीवाईक्यूज़ देखते हो, तो सबका पैटर्न अलग अलग रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अभी 2 साल पहले तक का वहाँ का क्या पैटर्न था कि वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस देखते थे। वो मोस्टली सेक्शन नंबर पूछते थे, बहुत ही कम वो इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते थे, अदरवाइज मोस्टली वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते थे। लेकिन लास्ट 2 साल में हमने देखा वहाँ का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। वो वहाँ के लोकल और माइनर लॉज से 2 साल में ज़्यादा पूछा गया और इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर अगर हम यूपी जुडिशरी की बात करें तो आपका जो लास्ट टाइम यूपी जुडिशरी हुआ था उसमें वहाँ पे यूपी जुडिशरी में इन-डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इंडेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। बट जो रिसेंटली हुआ था, यानी कि जो लास्ट टाइम हुआ है, उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। मोस्टली क्वेश्चंस में सेक्शंस ही पूछे गए थे, सेक्शन नंबर। तो जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि क्वेश्चन का पैटर्न चाहे जैसा हो, चाहे वो सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं, आपके जजमेंट पूछ रहे हैं, या आपके सेक्शंस के अंदर का कंटेंट पूछ रहे हैं, या कोई अमेंडमेंट, कोई इलस्ट्रेशन, तो आपको सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। अपनी तैयारी इतनी मजबूत बनाओ। और अभी हम लोगों ने देखा कि यूपी जुडिशरी के लिए 2 चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। एक तो रिजर्वेशन, 20% रिजर्वेशन अनाउंस किया गया है यूपी जुडिशरी में फॉर द फीमेल कैंडिडेट। पहले ही रिजर्वेशन ओवरऑल जितने भी वुमेन जो है अपीयर हो रही हैं यूपी जुडिशरी में, उसमें सबको ओवरऑल 20% दिया गया था। लेकिन अभी जो है ये रिजर्वेशन हर कैटेगरी की वुमेन को 20% अनाउंस किया गया है। और साथ ही में हमने एक और नोटिफिकेशन देखा है कि टोटल वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है यूपी की इस टाइम पे 218। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्द ही हमें यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा जुडिशरी का तब आप तैयारी स्टार्ट करोगे या अभी से स्टार्ट करोगे। और भले जो है खरगोश वाली चाल चल के नहीं होता जुडिशरी, आपको कच्चे वाली चाल चलनी पड़ेगी। आपको डे 1 से हार्ड वर्क, प्रिपरेशन, डेडिकेशन आपको मजबूत रखनी होगी। जब आप नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो सॉरी टू से शायद ही हो जाए, बट चांसेस नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स थोड़े से टाइम टेकिंग है, सिलेबस भी लेंदी होता है। आपको फ्रॉम द डे 1 अच्छे से पढ़ना होगा। अभी से लग जाइए यूपी जुडिशरी में, अभी टाइम है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आज से भी, अभी से, इसी वक्त से, तो बिल्कुल अपना बेस्ट दोगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप सेलेक्ट हो सकते हो उसमें। तो प्लीज़ अभी से लग जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो और सिलेक्शन हासिल करो। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये एक्ट हमारा पास हुआ था 18 मई 1955 को।
अच्छा, जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी बेयर एक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का बेयर एक्ट हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा उसे रेड डालो, पूरा अच्छे से पढ़ लो। एक्ट का नाम, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं, ये कब ये इनैक्ट हुआ, कब फोर्स में आया, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कोई अमेंडमेंट, कोई इलस्ट्रेशन, आप एक एक चीज़ पढ़ो। प्रियम्बल दे रखा होता है हर बेयर एक्ट के स्टार्टिंग में, तो वो प्रियम्बल, क्योंकि जो है कई बार मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, तो उसमें ये होता है कि कई बार प्रियम्बल पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि ये किस पार्ट में है, टॉपिक दे दिया, क्वेश्चन दिया कि ये इस एक्ट के किस पार्ट में दे रखा है, या सेक्शन नंबर भी पूछते हैं, तो आप सारी चीज़ें पढ़ें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो फोर्स में आया था 18 में 1955 को। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। मैं चारों एक्ट भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, प्लस जो बैकग्राउंड है हिंदू लॉ का, जिसमें कोपार्सनर करता, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी पढ़ाऊँगी, वो भी अपने लेक्चर्स में आप लोगों को कंटेंट दूंगी। और साथ में ट्राई करूँगी कि आपको 10 MCQ PYQ के कराऊँ, प्रीलिम्स के, और मेंस में जो टॉपिक मैं कवर अप कर रही हूँ उसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी बूस्टअप कर सको। तो चैप्टर 1 है इसका प्रिलिमिनरी। Chapter 1 talks about preliminary. Then chapter 2 is Hindu marriages. ये हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है। Then the chapter 3 is restitution of conjugal rights, restitution of conjugal rights, and judicial separation. Chapter 4 talks about nullity of marriage and divorce. Chapter 4 आपका बात करता है nullity of marriage and divorce. मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आ नहीं पाएगा, स्पेस नहीं होके। तो चैप्टर 5 है आपका जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। Chapter 5 Jurisdiction and Procedure. Chapter 6 is Repeal and Savings. Savings and Repeals. तो ये हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में।
मैंने इसलिए जो है मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर जानना भी, मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि जो है मैरिजेस किस चैप्टर में है, या रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स या डाइवोर्स किस चैप्टर में दे रखा है, तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है। हम लोग अपनी तैयारी जुडिशरी पर्सपेक्टिव से करेंगे, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ताकि उस टाइम आप लोगों को पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं अब ये रेज करती हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन चैप्टर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बता देती हूँ, एक जस्ट बता देती हूँ कि इन चैप्टर्स में क्या क्या दे रखा है। तो जो आपका प्रिलिमिनरी है, इसमें ये बताया है, सेक्शन 1 बताता है कि ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर जो है आपके लॉज जो हैं, पहले वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे, यानी आप जितने भी बेर एक्ट देखोगे उस पर लिखा हुआ है अप्लाई और एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जब से 370 आर्टिकल आपका एब्रोगेट हुआ है, तब से वहाँ पे भी आपके लॉज अप्लाई होते हैं। तो जो है फिर चैप्टर 1 बात करता है एक्सटेंड की इस एक्ट के, सेक्शन 2 बात करता है चैप्टर 1 में कि ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है, तो अप्लाई किस पे होता है और किस में नहीं अप्लाई होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट चैप्टर 2 विच इज़ हिंदू मैरिजेस, इसमें बात की गई है कि हिंदू मैरिजेस के एसेंशियल्स क्या हैं, क्या वैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कौन सी मैरिज वॉइड होगी, कौन सी वॉइडेबल होगी, कौन सी वैलिड होगी, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिजेस, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे नलिटी ऑफ मैरिज और डिवोर्स के बारे में। देन इज जुरिस्डिक्शन, प्रोसीजर एंड द लास्ट वन इज सेविंग्स एंड रिपील्स। चैप्टर 1 आपका था प्रिलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1 जो है वो बात करता है कि किस पे अप्लाई, कहाँ तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। फिर अगर हम लोग बात करें सेक्शन 2 की, जो बात करता है किस पे अप्लाई होता है ये एक्ट हमारा, या हिंदू लॉ कह लें, और किस पे नहीं होता है, तो सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 2 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो अप्लाई किस पे होता है, तो उन पे अप्लाई होता है हिंदू लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, जो बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं या हिंदू हैं। किस पे? बुद्धिस्ट हैं, जैन, सिख और हिंदू, बाय इधर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। या जो फॉलोवर है ब्रह्म आर्य या प्रार्थना समाज का, या वैराशय या लिंगायत है, तो उन पे ये अप्लाई होता है। और किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो उस मैंने ऐसे याद किया है MPCJ, मध्य प्रदेश सिविल जुडिशरी। ठीक है, मुझे ऐसे इजी लगा। तो किस नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस MPCJ, इट मीन्स मुस्लिम, पारसी, Christian and Jews। तो इन 4 कैटेगरीज पे अप्लाई नहीं होता हिंदू लॉ, बाकी सब पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग का सेक्शन 2 क्या बोल रहा है। बैराकी
रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन 2 का ए क्लॉज कहता है द दिस एक्ट अप्लाइज to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including a Vairashya, Lingayat और a follower ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज। यानी कि हिंदू लॉ कोई भी इंसान जो हिंदू है बाय रिलीजन किसी भी फॉर्म में या डेवलपमेंट में इंक्लूडिंग जो वैराश्य हैं, लिंगायत हैं या फॉलोवर हैं ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो किस पे अप्लाई होता है? वैराश्य, लिंगायत और फॉलोवर ऑफ ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज। प्रार्थना और आर्य समाज। फिर हमारा बी क्लॉज क्या कहता है? टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली, कोई भी इंसान जो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट, जैन या सिख है। बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। देन द सी क्लॉज टॉक्स अबाउट कि इस पे अप्लाई नहीं होता है। तो मैं अभी बता चुकी हूँ, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस इन पे अप्लाई नहीं होता है। नॉट अप्लाई ऑन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूस। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है कि कौन, अब हम लोग ने ये तो जान लिया कि किस पे अप्लाई होगा। अब बुद्धिस्ट, जैन और सिख हम या हिंदू हम किसे मानेंगे? ठीक है, अब हम लोग ये बात करने वाले हैं आगे। मैं इसे रेज कर देती हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कोई भी इंसान, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हिज हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। कोई भी चाइल्ड है जो वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट्स जो है बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं। एनी चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन है? कोई चाइल्ड हो, वो चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक है, उसके दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स क्या हो? क्या हो बोथ पेरेंट्स? जो है उनका क्या रिलीजन होना चाहिए? बुद्धिस्ट, जैन, सिख। वो हिंदू हैं, उसे हम हिंदू मानेंगे। अब कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, इट इज़ इमटेरियल, द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन डजेंट मैटर हेयर। सो कोई भी चाइल्ड हो, वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसमें उसका एक भी पेरेंट अगर बुद्धिस्ट, जैन या सिख है और उसी के कस्टम्स से,
रिचुअल्स से उस बच्चे को ब्रॉट अप किया गया है, उस बच्चे को पाला पोसा गया है, बड़ा किया गया है, तो उसे हम हिंदू मानेंगे। कोई भी चाइल्ड हो, एनी चाइल्ड, ठीक है, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट, जिसका एक पेरेंट, वन पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन या सिख हो और उसी कम्युनिटी के हिसाब से, उसी रिलीजन के हिसाब से उसे ब्रॉट अप किया गया है, तो हम उसे हिंदू मानेंगे। ठीक है, उस बच्चे को जो एक पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, इनके हिसाब से बड़ा किया गया है उसे, तो उसे हिंदू माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ब्रॉट अप by the brought up according to the traditions of that community, of that community इज हिंदू, उसे हम हिंदू मानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस एक्ट में? हम लोगों ने जाना कि टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ये एक्ट का नाम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। ये फोर्स में आया था 18 मई 1955 को। ठीक है, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के नाम हमने जाने, प्रिलिमिनरी, देन हिंदू मैरिजेस, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन, कंजुगल राइट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमने अभी तक 2 सेक्शन पढ़े। सेक्शन 1 पढ़ा है जो बात करता है कि एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड होता है। फिर सेक्शन 2 हम लोगों ने ये जाना, सेक्शन 2 में है कि ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है और किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमने जाना कि एक्ट अप्लाई होता है जो हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन या सिख हैं, और किस पे अप्लाई नहीं होता है, ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किसे हम हिंदू मानेंगे। तो कोई भी चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं, उन्हें हम मानेंगे हिंदू। या फिर कोई भी चाइल्ड जो वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके एक भी पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं और उसी कम्युनिटी के हिसाब से उसे ब्रॉट अप किया गया है, उसे बड़ा किया गया है, उसी कम्युनिटी के रिचुअल्स के हिसाब से उसे पाला पोसा गया है, तो उसे हम हिंदू मानेंगे। इतना क्लियर है अब यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 3 में आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो आपका डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज को हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलते हैं। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। आपका 3A बात करता है कस्टम एंड यूजेजेस की। सेक्शन 3A टॉक्स अबाउट कस्टम एंड यूजेजेस। तो कस्टम और यूजेजेस क्या होते हैं? तो कस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है, क्या इसके वैलिड रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो कस्टम यूजेजेस एक जो है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना किसी इंटरप्शन के, बीच में जो है रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा टाइम नहीं फॉलो हुए उसके बाद फिर से फॉलो होने लगे, नहीं, कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली दे शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी। तो कोई भी प्रैक्टिसेस जो कंटिन्यूस टाइम के लिए फॉलो हो रही हैं, अपोज नहीं पब्लिक पॉलिसी के, वो हैं आपके कस्टम एंड यूजेजेस। तो अब हम लोग आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट में क्या दे रखी है। सेक्शन 3A, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेज signifies any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any
लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी और ग्रुप और फैमिली। तो हमारा जो है बेरैक ये कहती है कि कोई भी कस्टम यूजेज सिग्निफाई करता है कोई रूल जो कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक चल रहा है, प्रैक्टिस में फॉलो हो रहा है, उसे जो है लॉ का फोर्स मिला है, यानी लॉ से अपोज नहीं कर रहा है, उसे इलीगल या इमोरल नहीं डिक्लेयर कर रहा है, अपोज नहीं है टू पब्लिक पॉलिसी, यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं कस्टम एंड यूजेजेस। कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व हो रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है। एंड हैज obtained फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि इसे लॉ अपोज नहीं कर रहा है, इसे लॉ का एक सैंक्शन मिल चुका है, दैट इट इज वैलिड, लॉ की नज़रों में ये इलीगल नहीं है। अगर कोई जो है कस्टम एंड यूजेजेस लॉफुल होने चाहिए तभी वो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। जैसे पहले के टाइम पे सती प्रथा होती थी तो वो लॉफुल नहीं है, आप उसे जो है कस्टम का नाम नहीं दे सकते। कस्टम शुड नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और टू द लॉ। ओके, और ये जो है अगर किसी फैमिली में ये लॉ जो है, अब जैसे सपोज करो मेरी फैमिली में कोई कस्टम फॉलो करा जा रहा है, तो मेरी फैमिली में वो कस्टम कंटिन्यू होना चाहिए बाय जनरेशन टू जनरेशन। अगर बीच में वो स्टॉप लग गया, उस पर थोड़ा टाइम के लिए वो प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो ये माना जाएगा कि कस्टम ख़त्म हो गया, फिर से आप उसे री स्टार्ट नहीं कर सकते हो, जो है हमेशा फॉलो होना चाहिए। तो कोई भी कम्युनिटी, ट्राइब, ग्रुप या फैमिली में जो कस्टम फॉलो हो रहा है, उस वहाँ पे उस कम्युनिटी, ग्रुप या ट्राइब या फैमिली में वो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस होना चाहिए। ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट अनरीजनेबल। किस कस्टम को वो यूजेज को हम बोलेंगे कि वैलिड है? अगर वो अनरीजनेबल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, इमोरल नहीं है, तभी बोलेंगे ना। नॉट अनरीजनेबल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मैं इतना रेज कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। और जिस भी ग्रुप में, फैमिली में या ट्राइब में वो प्रैक्टिस हो रहा है, तो कंटिन्यूसली उस ग्रुप या फैमिली, ट्राइब में प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ग्रुप, ट्राइब, फैमिली और कम्युनिटी, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, फॉलो होते रहना चाहिए बिना किसी पॉज के। इतना क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी और डेफिनेशंस हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, हम लोग वो जानेंगे। तो 3C में है आपका फुल ब्लड और हाफ ब्लड। 3B में डिस्ट्रिक्ट कोड दे रखा है, तो हम लोग 3C पढ़ेंगे। फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड।
Let's see what the section says about it. The two persons are said to be related to each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by the same wife. तो अगर मदर सेम है तो फुल ब्लड होगा, अगर मदर डिफरेंट है दो लोगों की तो हाफ ब्लड. जब दो लोग जो है रिलेटेड है एक दूसरे से बाय फुल ब्लड हम तब बोलेंगे जब वो डिसेंडेंट हैं कॉमन एंसेस्टर से और सेम वाइफ यानी सेम मदर है दो लोगों की तो वो फुल ब्लड है. अगर सेम मदर डिफरेंट है, मम्मी डिफरेंट है तो वो हाफ ब्लड. देखो फुल ब्लड में क्या है लिखा है ना कि सेम वाइफ. इट मीन्स ऐसे याद कर लो कि सेम मदर है दो लोगों की, दो बच्चों की, सेम मम्मी तो फुल ब्लड, डिफरेंट मम्मी तो हाफ ब्लड. डिफरेंट मदर. और अगर जैसे ये तुम्हें डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही है तो एक काम करो, एक तुम कोई भी कीवर्ड उठा के अपनी पहचान बना जो है कोई कीवर्ड उठा के उसे मेमोराइज कर लो, जैसे ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम गलत ना करो. तो तुम्हारा जो फुल ब्लड है इसमें जो है सेम वाइफ दे रखा है, वाइफ मेंशन है ना तो सेम वाइफ याद कर लो बस इतना की टर्म. फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट वाइफ दे रखा है तो ये डिफरेंट वाइफ ये कीवर्ड याद कर लो. तो ऐसे क्या है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Then 3D talks about uterine blood. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant from a common ancestor but by different husband. तो दो लोगों को हम कब तब बोलेंगे कि वो यूट्रीन ब्लड से रिलेटेड हैं जब वो डिसेंडेंट हैं कॉमन एंसेस्टर से लेकिन डिफरेंट हस्बैंड से, यानी डिफरेंट आपके फादर हैं तो यूट्रीन ब्लड. ये तुम की टर्म इसमें बना लो डिफरेंट हस्बैंड. पूरी डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही है कोई बात नहीं, एक की टर्म उठाओ वो याद कर लो डिफरेंट हस्बैंड. यानी कि अगर डिफरेंट फादर है तो यूट्रीन ब्लड. ओके फिर तुम्हारा 3F बात करता है सपिंदा रिलेशनशिप की. मैं क्लियर कर रही हूँ, ये आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 3F किस चीज़ के बारे में बताता है हमें? सपिंदा रिलेशनशिप. तो इतना तो जितने भी जो है हिंदू बच्चे हैं उन सबको इतना पता होगा कि सपिंदाज में और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी नहीं हो सकती है. द मैरिज इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सपिंदा रिलेशनशिप में शादी नहीं होती है. तो आपकी थर्ड जनरेशन तक इंक्लूसिव ऑफ यू यानी आपको मिला के अपनी मदर की साइड में आपकी शादी नहीं हो सकती. और 5 जनरेशन आपको मिला के 5 जनरेशन आपके फादर साइड आपकी उस साइड भी शादी नहीं हो सकती. तो टोटल 8 जनरेशन आपको शादी करने से पहले देखना पड़ेगा. अगर मैरिज हो भी जाती है तो वो मैरिज वॉइड है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. तो जो लेकिन हाँ जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे अगर कहीं का कस्टम और यूजेस अलाउ करते हैं किसी जगह के या किसी ट्राइब कम्युनिटी के तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है. तो 3 जनरेशन तो 3 जनरेशन जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 1 2 3 ये यहाँ से तुम मतलब जैसे सपोज करो अगर किसी बच्चे की हो रही शादी तो उसे मिला के 3 जनरेशन. ओके ना कि उसे हटा के, उसे मिला के 3 जनरेशन तक. टू हिज मदर के साइड 3 जनरेशन एंड 5 जनरेशन इंक्लूसिव है. ठीक है बेराक जब आप पढ़ोगे उसमें देखोगे कि इंक्लूसिव लिखा है दोनों चीज़ों के लिए, 3 जनरेशन के लिए 5 जनरेशन के लिए. तो जो है
5 जनरेशन के लिए भी जब आप फादर साइड देखोगे तो खुद को मिला के, खुद को ऐड ऑन करके तब 5 जनरेशन देखनी है। 5 जनरेशन फादर की साइड से। इन जनरेशन में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या हिंदू लॉ अलाउड नहीं है शादी, ठीक है। ये इस तरह की मैरिजेस वॉइड होती हैं, कंप्लीटली वॉइड होती हैं। फिर अगर हम बात करें हिंदू मैरिजेस की, जैसे मैंने बताया ना कि सपिंदा मैरिज जो है अलाउड नहीं है, सपिंदा रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती है हिंदू मैरिजेस में, हिंदूज़ में। तो अब ये भी तो बताना ज़रूरी है ना, ये भी जानना ज़रूरी है हम लोग के लिए कि कौन सी मैरिजेस वैलिड हैं, कौन सी लीगल हैं, किनका लीगल एग्जिस्टेंस है जो लीगली हम इन्फोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें राइट्स का क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशंस जानते हैं, कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिजेस। सेक्शन 5 आपका बताता है कौन सी मैरिजेस वैलिड होती हैं या कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं तभी एक हिंदू मैरिज वैलिड होगी। एक तो नीदर ऑफ द स्पाउस शुड बी लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, नीदर ऑफ द स्पाउस should be living at the time of the marriage। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है हिंदू मैरिज का, वैलिड हिंदू मैरिज का, कि जब कोई भी इंसान विदर इट्स फीमेल और मेल शादी कर रहा है तो वो ऑलरेडी मैरिड ना हो, या मैरिड है तो बाय डिवोर्स और बाय डेथ उसकी मैरिज डिसॉल्व हो गई है, यानी कि आप या तो डिवोर्सी हो या अनमैरिड हैं आप, या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है, ठीक है। बाइगैमी इज़ नॉट अलाउड इन हिंदू मैरिज, it is punishable under the IPC, which is now BNS, and Hindu law also। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल आपका ये है कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ शादी के टाइम पे लिविंग नहीं होना चाहिए। फिर और क्या पॉइंट है, एज, ब्राइड की एज कितनी हो और ग्रूम की 18 years of the bride एंड ग्रूम शुड बी 21 years of age। तो एक जो एज सेटअप करी गई है मैरिज के लिए वो एज होनी चाहिए। 18 साल से नीचे किसी भी लड़की की शादी होना इलीगल है एंड दैट इज़ पनिशेबल टू। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर सपोज करो एक माइनर की शादी होगी, ठीक है, माइनर है कोई लड़का, दोनों में से कोई भी पार्टी माइनर है, वेदर मेल माइनर है या फीमेल माइनर है, ओके, या फिर जो है दोनों पार्टीज़ ब्राइड एंड ग्रूम दोनों पार्टीज़ माइनर है, अब वो शादी हो गई तब क्या होगा वहाँ पे। तो आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करता कि ऐसी मैरिज वॉइड है, ठीक है, ये मेंशन नहीं कर रखा है कि वॉइड है। ऐसा नहीं कि अगर वो मैरिज हो गई, अगर एक बार हो गई वो मैरिज तो आप उसे ख़त्म नहीं करा सकते, मतलब कोई और जो है गवर्नमेंटेड अथॉरिटीज़ या कोई और पर्सन कि नहीं ये जो है ये तो चाइल्ड मैरिज है ख़त्म करानी, नहीं, जब हो रही है होने से पहले आप उसे रोक सकते हैं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज है ना,
उसमें दे रखा है कि रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज नॉट वैलिड, बट हाँ लेकिन चाइल्ड मैरिज को आप रोक सकते हैं, दैट इज़ परमिसिबल। तो वही चाइल्ड मैरिज का ये है कि आप होने से पहले उसे रोक सकते हैं, परफॉर्म होने से, लेकिन जब एक बार परफॉर्म हो गई मैरिज, सोलमनाइज हो गई चाइल्ड मैरिज, तो उसके बाद वो वैलिड है, उसे मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों पार्टीज चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ में भी दे रखा है, हिंदू लॉ में भी दे रखा है कि जो फीमेल है अगर उसकी माइनॉरिटी से माइनर है वो, तभी उसकी मैरिज हो गई तो वो 18 की होने से पहले अपनी मैरिज रिपुडिएट कर सकती है। हिंदू लॉ में जो है ये मेंशन है कि चाहे मैरिज कंजुमेट हुई हो या ना हुई है। वहीं आपका हिंदू मुस्लिम लॉ बात करता है कि जो है डिजोल्यूशन विच इज़ डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसमें कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं फीमेल को डाइवोर्स के, तो उसमें मेंशन कर रखा है कि मैरिज कंजुमेट नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में दोनों के पॉइंट्स में बस इतना डिफरेंस है। हिंदू लॉ में भी राइट है डिवोर्स का फीमेल के पास, अगर उसकी मैरिज जो है माइनॉरिटी की एज में होती है तो 18 की होने से पहले अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है, चाहे मैरिज कंजुमेट हुई हो ना हुई हो। लेकिन मुस्लिम लॉ में द कंडीशन इज़ डिफरेंट, कि कंजुमेट ना हुई हो तभी वो रिपुडिएट कर सकती है अपने मैरिज। तो एक पॉइंट हो गया हमारा क्या, कि नीदर ऑफ द स्पाउस शुड बी लिविंग। द सेकेंड वन इज एज, एक पर्टिकुलर एज सेटअप करी गई है, ये एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री, सपिंदा रिलेशनशिप, तुम्हारा एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, 2 3 4। एंड एक और हमारा पॉइंट बचा है, वो है कंसेंट। यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा कंसेंट। ये इतना तो सब लोग जानते हैं कि कंसेंट होना चाहिए, चाहे वो मैरिज हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। एंड सिर्फ कंसेंट होना क्या काफ़ी है? सिर्फ कंसेंट होना काफ़ी है? नहीं, कंसेंट शुड बी फ्री। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन जो है 14 पढ़ते हो ना, सेक्शन 13 में डेफिनेशन दे रखी है कंसेंट, फिर 14 बताता है फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट कौन सा होता है? कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो फ्री कंसेंट कौन सा है आपका? इसमें फ्रॉड जो है वो ना हो, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। तो किसी कंसेंट में जब ये सारी चीज़ें, ये इतने 5 चीज़ें, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 चीज़ें नहीं है, ये 5 फ्लॉज नहीं है, तब वो कंसेंट फ्री माना जाता है। अगर कोई फोर्सफुल कंसेंट होता है, जैसे आगे मैं बताऊंगी आपको, इसी एक्ट में दे रखा है कि अगर कोई फोर्सफुल कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फोर्सफुल कंसेंट आपसे ऑब्टेन किया जा रहा है, तो जैसे ही फ्रॉड या वो फोर्स सीज कर जाएगा, उसके 1 साल के अंदर आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो। और जो है ये भी एसेंशियल है कि जो पार्टीज़ हैं वो केपेबल होनी चाहिए टू गिव अ फ्री कंसेंट। मतलब या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या माइनॉरिटी की वजह से ऐसा ना हो कि वो फ्री कंसेंट देने के लिए सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, या किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहे हैं, गुजर रहे हैं कि एक प्रॉपर का कंसेंट नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कंसेंट प्रॉपरली हो, वो इंसान जो है साउंड माइंड का हो, मेजर हो, साउंड माइंड एंड मेजर। ये सारे एसेंशियल्स हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज के।
फिर हम लोग ने प्रोहिबिटेड वो सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है वो जान ही लिया है, ठीक है, कि 3 जनरेशन इंक्लूसिव फर्स्ट जनरेशन को मिला के 3 जनरेशन तक मम्मी की साइड में, मदर की साइड में, और 5 जनरेशन तक फादर की साइड में मैरिज परमिसिबल नहीं है हिंदू लॉ में। और कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज भी इस एक्ट में मेंशन है, और कि कौन कौन सी प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं, किस में आपकी नहीं हो सकती हैं। तो किस में नहीं हो सकती हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज की बात करें तो ब्लड रिलेशन जो हैं, ठीक है, सगे भाई बहन में नहीं हो सकती, सगे भाई बहन के बच्चों में नहीं हो सकती है, आंट नीस में नहीं हो सकती है, अंकल नीस में नहीं हो सकती है, आंट नेफ्यू में नहीं हो सकती है, या जो है अपने पापा की वाइफ या अपने भाई की वाइफ, इनसे नहीं हो सकती। सारे रिलेशन है जिनमें जिन्हें प्रोहिबिटेड डिग्रीज में लिस्टेड किया गया है कि इनसे मैरिज अलाउड नहीं है हिंदू लॉ में। फिर एक केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था, एक हिंदू मेल ने, वो ऑलरेडी मैरिड था, उसने दोबारा शादी कर ली, मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हुआ। एज यू नो कि मुस्लिम में पाइगेमी अलाउड है, तो 4 शादियाँ अलाउड है। तो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हुआ और उसने दूसरी शादी कर ली। तो ये इस केस का यही जो फैक्ट है। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि आपने पहली मैरिज में डिवोर्स नहीं लिया है, वो आपकी मैरिज सबसिस्ट कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, एग्जिस्टेंस में है, तो इसलिए आप लायबल होंगे बाइगेमी के लिए। और इसीलिए कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। अब जो वो हिंदू था, फिर वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, क्योंकि बेनिफिट उठाने के लिए कि वहाँ पे अलाउड है 4 शादी, ठीक है, वो उसने अपनी पहली वाइफ को भी नहीं छोड़ा, उसे डिवोर्स नहीं दिया, और दूसरी रिलीजन में कन्वर्ट होके उसने शादी कर ली दूसरी। तो कई बार इसलिए जब ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए बार बार जो है कंट्रोवर्सीज या हमें न्यूज़ देखने को मिलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि एक कॉमन सिविल कोड हम लाएं, वो सब पे एप्लीकेबल हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो इसमें कोर्ट ने बोला था, कोर्ट हेल्ड दैट सिंस his marriage is subsisting, his first marriage is subsisting, so he will be liable, so he is liable for the bigamy. फिर सेक्शन 6 जो है गार्जियनशिप ऑफ मैरिज, वो रिपील हो चुका है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो इस सेक्शन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सी जो है इसेंशियल कंडीशंस हैं, कौन सी सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल हैं किसी मैरिज को जो है बाइंडिंग और कंप्लीट बनाने के लिए। इसमें ये दे रखा है कि हिंदू लॉ में जो पार्टीज़ हैं, मैरिज पार्टीज़, उसमें किसी भी पार्टी से जो उनमें जो इसेंशियल कंडीशंस दे रखी हैं, किसी जैसे मुस्लिम्स में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जैसे हम बोलते हैं, इजब एंड कबूल, वो होता है। तो वो हो गया
तो मैरिज कंप्लीट हो गई, बाइंडिंग हो गई। और वैसे जनरली आपको हिंदूज़ में देखने को मिलेगा कि टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बिफोर द सेक्रेड फायर। तो इसमें इस सेक्शन भी ये बताता है कि जो भी इसेंशियल चीज़ है, जो भी ज़रूरी चीज़ है आपके रिलीजन में या पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइब में, कि हाँ इससे वो मानते हैं कि इससे मैरिज हो गई, कंप्लीट है, या इसके बाद अभी बाइंडिंग है मैरिज आप पे, तो वो चीज़ आप फॉलो कर लो। कोई जो इसे इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि कौन सा जो है इसेंशियल चीज़ है, आप उस पर तभी हम मानेंगे कि मैरिज जो है फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई है, सॉल्मनाइज हो गई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर कोई मैरिज जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उनके रिचुअल में कि 7 स्टेप्स लेना, 7 फेरे जिन्हें हम बोलते हैं होली सेक्रेड फायर के सामने, तो उसमें जैसे ही 7वां स्टेप लिया जाता है, 7वां स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा, वैसे ही मैरिज कंप्लीट और बाइंडिंग हो जाएगी। तो जो पार्टीज़ हैं, मैरिज पार्टीज़ जो हैं, उनके किसी भी वो लोग जो फॉलो करते हों रिचुअल्स, कस्टम, और उसे मानते हो कि इससे मैरिज फिक्स जो है फाइनलाइज हो गई है, तो वो चीज़ एक तो ये हो गया तुम्हारा। और दूसरा ये कि अगर 7 स्टेप्स कहीं 7 फेरे लेना एसेंशियल है, तो जैसे ही 7th स्टेप कंप्लीट हो रहा है, वैसी मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग मानी जाएगी। टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बिफोर द सेक्रेड फायर, तो जैसे ही 7वां स्टेप कंप्लीट होता है, एज सून एज द 7th स्टेप्स completed, the marriage became final and binding. इतना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। उसके बाद है हमारा सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। इस पे आपका एक केस भी है इम्पॉर्टेंट, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो ये सेक्शन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to the conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purposes। तो ये सेक्शन का सबसेक्शन 1 ये हमें बताता है कि हिंदू मैरिजेस का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंपल्सरी कर सकती है हिंदू मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है कि भाई हिंदू मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और आगे इसमें ये भी दे रखा है कि जो रजिस्टर होगा जिसमें मैरिज रिकॉर्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी, वो जो एक रीजनेबल फी पे that shall be kept open for the inspection to any person। लेकिन इसका लास्ट जो क्लॉज सबसेक्शन है 5,
ये कहता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu marriage shall be in no way be affected by the omission to make the entry. कि अगर कोई इंसान अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करा रही, इट डजेंट मीन कि उसकी मैरिज वैलिड नहीं है. फिर हमारा केस इस पे सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का. इसमें कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस को कंपलसरी करे, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए, प्रॉपर रूल्स बनाए, ताकि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके और बाइगेमी को रोका जा सके. कोर्ट held that registration of marriages should be mandatory irrespective of the religion. ये आपका 2006 का जजमेंट है. फिर अगर हम बात करें चैप्टर 3, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है? जो मैरिज में दो पार्टीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों में से चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दूसरे की सोसाइटी से बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, बिना किसी वैलिड रीज़न के जब विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, कोई रीज़न नहीं देता है, तो फिर दूसरे वाले पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो कोर्ट जाके रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री ले सकता है. और जब रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री मिल जाती है, उसके बाद भी अगर अपोजिट पार्टी नहीं वापस आती है, तो फिर जिस इंसान ने डिक्री जिसने डिक्री ली है, इट्स डिक्री, वो फिर डिवोर्स के लिए भी प्ली कर सकता है. और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जिस इंसान ने विड्रॉ किया है सामने वाले की, जिस इंसान ने विड्रॉ किया सोसाइटी से, उस इंसान पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है कि आपने क्यों भाई आप छोड़ के गए अपने हस्बैंड या वाइफ को, क्या रीज़न था. तो जिसने जो छोड़ के गया है उसे खुद प्रूफ करना पड़ेगा. तो उसमें हस्बैंड हो या फिर वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, वो छोड़ के चला जाए, विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उसमें से कोई भी एक इंसान सामने वाले को छोड़ के जा रहा है, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए रीजनेबल, वो विड्रॉ कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, तब फिर
जो अपोनेंट पार्ट है, हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, वो कोर्ट जाके डिक्री ले सकते हैं फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो उस डिक्री का मतलब ये है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो है फिर जो छोड़ के गया है हस्बैंड या वाइफ, उसे बोला जाएगा कि भाई आप वापस आए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप या तो रीज़न दें या तो वापस आए। हस्बैंड एंड वाइफ may go to court and obtain decree of restitution of conjugal rights। और जो भी इंसान विड्रॉ कर रहा है सामने वाले की सोसाइटी से, हस्बैंड या वाइफ जो छोड़ के जा रहा है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाया होता है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाया होता है? जो भी विड्रॉ कर रहा है सोसाइटी से। हस्बैंड विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर, वाइफ विड्रॉ करेगी तो उसके ऊपर। कोर्ट पूछेगा भाई आप बताइए आपने आप क्यों गए, क्यों गई। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो फिर वापस आना होगा, और प्रूफ भी उस इंसान को करना होगा जो गया छोड़ के। बर्डन ऑफ प्रूफ lies on the person who withdraws, यानी जो जा रहा है छोड़ के उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लायक होगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना समाप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का कवर अप करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग टू एंड इसमें क्या क्या पढ़ा है हिंदू मैरिज एक्ट में। ये एक हम लोग पढ़े थे हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 है हमारा हिंदू मैरिजेस, चैप्टर 3 restitution of conjugal rights and judicial separation, chapter 4 talks about nullity of marriage and divorce, chapter 5 jurisdiction and procedure, chapter 6 is repeals and savings। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा सेक्शन 1 कहाँ तक एक्सटेंड होता है ये एक्ट, सेक्शन 2 बताता है किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं अप्लाई होता है। तो किस पे अप्लाई होता है ये एक्ट? जो हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं। और किस पे नहीं अप्लीकेबल है ये एक्ट? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़ पे। उसके बाद हमने समझा कि हिंदू हम किसे मानेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो कोई भी चाइल्ड जो इलेस्टिमेट है या इलेस्टिमेटेड, जिसके दोनों पेरेंट्स जो है हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन है, उन्हें हम मानेंगे, या सिख हैं उन्हें हम हिंदू मानेंगे। या फिर जो है कोई भी चाइल्ड वेदर इट इज़ ही इज़ और शी में बी लेस्टमेट और इलेस्टमेट, जिसका एक पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं और उसी कम्युनिटी के हिसाब से उसे ब्रॉट अप किया गया है। फिर हमने सेक्शन 3 पढ़ा। सेक्शन 3 में हमने 3A पढ़ा, कस्टम एंड यूजेजेस। तो कोई भी रूल जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, ट्राइब, ग्रुप या फैमिली एक लंबे टाइम तक कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म कर जो है प्रैक्टिस या फॉलो करती है कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली, उसे हम, और जिसे फोर्स मिला हुआ है लॉ का, जो अपोज नहीं है टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल नहीं है और जो है अनरीजनेबल नहीं है, वो कस्टम एंड यूजेजेस है। फिर हमने 3C में पढ़ा फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। तो फुल ब्लड अगर जो है सेम फादर है तो फुल, फादर डिफरेंट है तो हाफ ब्लड। फिर हमने 3D पढ़ा यूट्रिन ब्लड। तो अगर मदर डिफरेंट है, सॉरी फादर डिफरेंट है तो फिर, जस्ट अ मिनट,
हाँ, तो जो है फुल ब्लड अगर सेम मदर है तो फुल, और हाफ ब्लड कब बोलेंगे जब डिफरेंट मदर है। और वही यूट्रीन ब्लड की बात करें तो अगर फादर डिफरेंट है तो यूट्रीन ब्लड हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि जो है सपिंदर रिलेशनशिप, तो 3 जनरेशन इंक्लूसिव मदर, तो 3 जनरेशन मदर की साइड से और 5 जनरेशन फादर की साइड से। मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन हिंदू लॉ। फिर हमने पढ़ी, क्या पढ़ा हम लोगों ने, एसेंशियल कंडीशंस फॉर द वैलिड हिंदू मैरिज। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या है वैलिड हिंदू मैरिज की, कि नीदर ऑफ द स्पाउस शुड बी लिविंग, जिस टाइम शादी कर रहा है कोई भी हिंदू पार्टी विदर मेल और फीमेल, तो उसका वो या तो अनमैरिड हो, या तो जो है उसका हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई हो, या उन पार्टीज़ का डिवोर्स हो चुका, मैरिज डिसॉल्व हो चुकी इधर बाय डिवोर्स और डेथ। और जो है कंसेंट हो, कंसेंट भी फ्री होना चाहिए, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड, कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और जो इंसान, जो मैरिज की पार्टीज़ हैं वो मेजर हों और साउंड माइंड हो। जब वो मेजर साउंड माइंड है तभी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी उन्हें चीज़ों को समझने की, फैक्ट्स को समझने की, तभी वो उनका कंसेंट मटेरियलिस्टिक होगा, तभी उनका कंसेंट वैलिड माना जाएगा, वो एक प्रॉपर कंसेंट देने के लिए केपेबल होंगे। फिर हम एज की बात करते हैं, तो एज शुड बी ऑफ 18 years फॉर द फीमेल एंड 21 years फॉर द मेल। और अगर मैरिज इससे कम में होती किसी माइनर की मैरिज, तो वो मैरिज वैलिड है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं कि वो वॉइड होगी, बट हाँ दैट इज़ पनिशेबल। और कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विच इज़ नॉट परमिसिबल, विच इज़ प्रोहिबिटेड, विच इज़ इलीगल। लेकिन हाँ, अगर आप किसी माइनर की मैरिज को रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो वो परमिसिबल है, आप वहाँ पे सही काम कर रहे हो। बट एक बार मैरिज हो गई, सोलमलाइज हो गई, तब आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, तब आप उसे नहीं जो है जो पार्टीज़ हैं बस वही कर सकती हैं, बाकी कोई और नहीं, ये कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ या कोई और इंसान जाके नहीं उसे ख़त्म कर सकता है। फिर इसका 4th क्लॉज कहता है कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ में नहीं हो सकती है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर द लास्ट वन इज़ कि सपिंदाज नहीं होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ ये भी पॉइंट आप लोगों को। उसके बाद सेक्शन 6 जो है गार्जियनशिप इन मैरिज, दैट हैज़ बिन रिपील्ड। सेक्शन 7 इज सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिजेस, तो उसमें कहता है कि ए हिंदू मैरिज में बी सोलमलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईच इधर पार्टी देयर टू। तो जो पार्टीज़ हैं दो, उसमें से किसी भी पार्टी के जो है कस्टमरी राइट्स या सेरेमनीज के हिसाब से सोलमलाइज हो सकती है हिंदू मैरिज के लिए मैरिज। फिर इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जहाँ पे किसी हिंदू पार्टीज़ में हिंदू मैरिज जो हो रही है, उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं उनमें से किसी की या दोनों भी पार्टी में अगर कोई मैरिज सोलमलाइज होती है, ये माना जाता है कि जब 7 फेरे लिए जा रहे हैं बिफोर द सेक्रेड होली फायर, तो वहाँ पे जैसे ही 7 स्टेप यानी जैसे ही वहाँ पे 7वां फेरा कंप्लीट होगा, उस मैरिज को हम कंप्लीट एंड बाइंडिंग मान लेंगे। ओके। फिर सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस की। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हिंदू मैरिजेस को कंपलसरी डिक्लेयर कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिजेस, और जो रजिस्टर होगा हिंदू मैरिजेस के जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा द मैरिजेस हैज़ बिन रजिस्टर्ड, तो दैट रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन एट रीजनेबल फी। लेकिन फिर लास्ट में ये भी कहता है कि अगर कोई हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ इस ग्राउंड पे से इनवैलिड नहीं बोल सकते कि ये मैरिज वैलिड नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमने पढ़ा सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स मैंडेटरी करे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। कोई भी रिलीजन हो, मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए ताकि हम बाइगेमी और चाइल्ड मैरिजेस को होने से रोक सकें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स ये है कि जब भी मैरिड पार्टीज़ हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अपोजिट पार्टी से अपनी जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है विड्रॉ कर देते हैं, जैसे सपोज करो किसी की बीवी अपने मैके चली गई, ठीक है, किसी की वाइफ बिना किसी रीज़न के, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, सब सही चल रहा था, आ भी नहीं रही हैं वो, तो फिर वो उसका हस्बैंड कोर्ट जाएगा, वो एक डिक्री ऑब्टेन कर सकता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के, यानी फिर
रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स ये होता है कि फिर वाइफ को वापस आना होगा, और वो वापस नहीं आना चाहती अगर कोई उसका वैलिड रीज़न है तो वो अपना वैलिड रीज़न दे, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के ऊपर लाया होता है इस सेक्शन में जो विड्रॉ करे सोसाइटी से, जो छोड़ के जा रहा है उस इंसान के ऊपर, भले वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाया होगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग अपना क्लास यहीं पे सम एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, जितना आज हुआ है और आगे जो पढ़ाऊँगी उसके मैं कुछ MCQs, लेकिन MCQs भी जो आपके PYQs में आ चुके हैं विदर यूपी में या और स्टेट्स में, तो उनसे मैं लेके आऊँगी, वो MCQ करवाऊँगी आप लोगों को। प्लस मेंस के जो भी मैं टॉपिक कवर अप करूँगी उस पर जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको इस स्क्रीन पे विजिबल होंगे, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, तैयारी उस हिसाब से करें, आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।